नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार 9 दिसंबर को हरियाणा का दौरा करेंगे। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बयान दिया है। पंढेर ने कहा कि 100 से अधिक किसान जख्मी हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री आकर यही दावा करेंगे कि हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं? ये असत्य है। हरियाणा में भी 24 फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि चाहे इंडिया गठबंधन की सरकारें हों या सत्ता में बैठी भाजपा और उनके सहयोगियों की सरकार हो, किसान उनसे खुश नहीं हैं। किसान और खेत मजदूर के मुद्दे अलग हैं। देश में युवाओं के मुद्दे अलग हैं। देश बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है और इन सब का भार हमारे किसान मजदूर पर पड़ रहा है। किसान नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं तो आंदोलन पर संज्ञान लें और जो हमारी मांगे हैं उस पर कोई घोषणा करें, जिससे सारा गतिरोध खत्म हो जाएगा। पंढेर ने कहा कि अगर मांगे मान ली जाती हैं तो मोर्चा समाप्ति के बारे में सोचेंगे। अगर प्रधानमंत्री अपनी वार्ता में किसान मजदूर के मसलों पर बात भी करते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा कि उन्होंने अब मान लिया है और किसानों के मसले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी लॉ डिग्री की प्रामाणिकता की जांच पूरी होने तक उन्हें पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि नासियार, जो आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष भी हैं, ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त की है। वहीं उनके खिलाफ इस कार्रवाई पर आप कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासियार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हथियार बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी कार्रवाई या जांच से नहीं डरता। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को अपनी प्रमुख ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने की मांग उठाई। पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि वह इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि वह एकमात्र नेता हैं जिन्होंने बार बार भाजपा को हराया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी के विपक्षी गठबंधन की कमान संभालने के इरादे का संकेत देने वाले बयान का एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने भी समर्थन किया है, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा है कि निर्णय आम सहमति से लिया जाना चाहिए। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने रविवार को आरोप लगाया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूह खुलेआम इस्कॉन भक्तों और उनके समर्थकों के विनाश का आह्वान करते हुए उपदेश दे रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में दास ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में कट्टरपंथी निजी जेट से देश भर में घूम रहे हैं और इस्कॉन भक्तों और उनके समर्थकों के विनाश का आह्वान करते हुए उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कट्टरपंथियों से निपटने में बांग्लादेश की सरकार की निष्क्रियता और भी भयावह है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कथित वीडियो, जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका, सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें एक बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता कथित तौर पर इस्कॉन को कैंसर के रूप में संदर्भित करता है और अनुयायियों से बांग्लादेश में सभी इस्कॉन प्रतिष्ठानों को उखाड़ फेंकने का आग्रह करता है। दिल्ली के 2 प्राइवेट स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक डीएफएस अधिकारी ने बताया कि सुबह 7:06 पर डीपीएस आरकेपुरम और सुबह 6:15 पर जीडी गोइंका पश्चिम विहार से बम की धमकी की कॉल आई, जिसके बाद डॉग स्क्वाड, बम डिटेक्शन टीम और स्थानीय पुलिस सहित अग्निशमन अधिकारी स्कूलों में पहुंचे और तलाशी अभियान चलाया। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमलों के खिलाफ रविवार को पुलिस की सुरक्षा के बीच ठाणे जिले और नवी मुंबई में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित इन प्रदर्शनों के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाम को ठाणे शहर में आयोजित
मौन मोर्चा में सैकड़ों लोगों ने बैनर और तख्तियां लेकर भाग लिया। केरल में कांग्रेस की राज्य इकाई में पूर्ण संगठनात्मक बदलाव की खबरों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि पार्टी के दिग्गज नेता के सुधाकरन को केपीसीसी प्रमुख के पद से हटाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस ने हाल के उपचुनावों और लोकसभा चुनावों में सुधाकरन के नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। थरूर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि उनकी कमी क्या है। मेरी राय है कि वह केपीसीसी प्रमुख के रूप में बने रहने के हकदार हैं। आपको बता दें कि उनकी यह टिप्पणी केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठनात्मक फेरबदल की खबरों और नेताओं के एक वर्ग द्वारा सुधाकरन को प्रमुख पद से हटाने की मांग के बीच आई है, जबकि अन्य वर्ग इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कुछ ही समय में सब कुछ ठीक कर दे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उनके पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जनता से किए गए अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं से समर्थन मांगा। उन्होंने मतदाताओं से बड़ी संख्या में महिलाओं सहित योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए कहा और उनसे उन लोगों से दूर रहने का आग्रह किया जो उन्हें धर्म, पंथ और जाति के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वह ओवल ऑफिस में प्रवेश करने के बाद सभी अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि वह लोगों के लिए आना भी आसान बनाएंगे। यानी यह कदम उन भारतीयों के लिए मददगार हो सकता है जो अधिकतर वैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। पीटीआई के अनुसार जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह अगले 4 सालों में अवैध रूप से यहाँ रहने वाले सभी लोगों को निर्वासित करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने एनबीसी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि आपको यह करना ही होगा। आपके पास नियम विनियम कानून होने चाहिए। वे अवैध तरीके से आए हैं। जिन लोगों के साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया गया है वे लोग देश में आने के लिए 10 साल से ऑनलाइन हैं। हम लोगों के लिए आना बहुत आसान बनाने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट पास करना होगा। उन्हें आपको बताना होगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है। उन्हें आपको हमारे देश के बारे में थोड़ा बताना होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हमारे देश अमेरिका से प्रेम करना होगा। सीरिया में बशर अल असद सरकार के गिरने पर तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी देशों फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने असद की सत्ता गिराए जाने का स्वागत किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आखिरकार एक बर्बर सरकार गिर गई। मैं सीरियाई लोगों के साहस और उनके धैर्य की सराहना करता हूँ। अनिश्चितता के समय में मैं उन्हें शांति, स्वतंत्रता और एकता के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं। उन्होंने कहा कि फ्रांस मिडिल ईस्ट में सभी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। वहीं समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स ने असद के पतन को अच्छी खबर कहा और सीरिया को स्थिर करने के लिए एक राजनीतिक समाधान निकालने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के पतन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम असद के बर्बर शासन के पतन का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन ने सीरिया में शांति और स्थिरता की अपील की। इसके अलावा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया की स्थिति पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने सीरिया में असद की सत्ता गिराए जाने का मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। हालांकि उन्होंने कुछ खतरों की आशंका भी जाहिर की। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसराइल सीरिया में उभर रही नई ताकतों के साथ एक पड़ोसी जैसे और शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वह इसराइल और इसकी सीमा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीरिया में हटाए गए राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को में हैं। रूसी मीडिया एजेंसियों ने क्रेमलिन सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि सीरिया के हटाए गए राष्ट्रपति असद और उनका परिवार मॉस्को पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने असद और उनके परिवार को शरण दी है। हालांकि इस जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद विद्रोहियों ने सीरिया की आज़ादी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं और सीरिया अब आज़ाद है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीरिया के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि असद शासन का पतन देश के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसने पिछली आधी सदी में हजारों निर्दोष सीरियाई लोगों पर अत्याचार किया, उन्हें प्रताड़ित किया और उनकी हत्या की। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध और असद और उनके पिता द्वारा आधी सदी से अधिक समय तक क्रूर सत्तावादी शासन के बाद विद्रोही ताकतों ने असद को अपने पद से इस्तीफा देने और सीरिया से भागने के लिए मजबूर कर दिया है। हमें यकीन नहीं है कि वह कहां है, लेकिन खबर है कि वह मॉस्को में है। बाइडेन ने कहा कि आखिरकार असद शासन गिर गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।